चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2000 ये आया है 2 में, ठीक है। क्या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द व्यू फैक्टर फॉर टू इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट्स हैविंग कॉमन एज ऑफ इक्वल लेंथ एंड विद एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, मतलब कि मैं ये प्लेट है, इंक्लाइंड प्लेट है, इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है, कॉमन एज है, ये इसकी एज हो गई। अगर पर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये प्लेट है, कॉमन एज ऑफ इक्वल लेंथ, और दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है। मैं एल लेंथ मान लेता हूँ, एल लेंथ है विद एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। मतलब अब ये मैं ये ट्रायंगल बन गया, एंगल जो है वो 20 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 और इस सरफेस को 3। ये हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही, पर ये है नहीं, हमने सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि ये दो फ्लैट प्लेट हमको तो दे रखी हैं कि ये दोनों हैं, और ये दोनों इनका जो एज है वो सेम है। एंगल 20 डिग्री पर ये एंगल पर है दोनों फ्लैट प्लेट। ठीक है, और दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ द व्यू फैक्टर, मतलब F12 हमसे पूछा है। ठीक है, F12 कह लो या F21 कह लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, F12 कह लो या F21 कह लो, क्योंकि दोनों फ्लैट प्लेट हैं, इक्वल लेंथ है, और दोनों एंगल पर हैं। ठीक है, F12 कह लो या F21 कह लो, क्योंकि जो जैसे ये इसको देख रहा होगा वैसे ये इसको देख रहा होगा, है नहीं, दोनों एंगल पर है। F12 कह लो या F21 कह लो, बात एक ही है। अब उसने ये व्यू फैक्टर पूछा हुआ है। अब देखो ये अगर मैं F12 निकालूँ, मैं F12 निकाल रहा हूँ, तो जो ये सरफेस 1 है, ये जितना रेडिएशन एनर्जी इमिट कर रहा है सरफेस 1, कुछ रेडिएशन, मान लो 1 यूनिट इसने रेडिएशन एनर्जी इमिट करी, रिलीज़ करी अपने सरफेस से। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये बॉडी होगी, तो उसने ये एनर्जी इमिट करी, तो कुछ इस सरफेस 2 पे गई, कुछ इस सरफेस, कुछ इन्वायरमेंट में गई, जो मैंने यहाँ पर ये 3 दिखा रखा है। मान लिया मैंने कि 3 यहाँ पर कुछ है, ये इन्वायरमेंट में चली गई, मतलब यहाँ से, क्योंकि 2 फ्लैट प्लेट है, ये मैंने एज्यूम करा है यहाँ सरफेस 3, ठीक है, जिसका लेंथ b है, ये मैंने एज्यूम करा। मतलब कुछ सरफेस 2 पे गई, कुछ सरफेस 3 पे गई। सरफेस 1 पे तो कुछ नहीं जाएगी, क्योंकि फ्लैट प्लेट है, यहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज होगी खुद पे तो नहीं जाएगी, सब इन ऑल, अगर फ्लैट प्लेट है, अगर ऑल डायरेक्ट इन पॉसिबल इन हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में भी रेडिएशन एनर्जी इमिट होगी ना, तो खुद के सरफेस पे तो नहीं आएगी, जाएगी या तो 2 पे या 3 पे। तो F11 इस केस में 0 हो गया। ठीक है, देखो मुझे F12 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 2 फॉर्मूले, F11 प्लस F12 प्लस F13 इज इक्वल्स टू 1, ये होगा। F11 0 है, तो F12 प्लस F13 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मुझे F12 ऐसे निकलेगा। अब ये ठीक है, अब मुझे यहाँ पर F13 निकालना है। अब मैं देखो, अब क्या होगा कि जैसे ही F13 कैसे निकलेगा? A1 F13 इज इक्वल्स टू A2 A3 F31। F13 कैसे निकलेगा? A1 F13 A3 F31। अब F31 ये कैसे निकलेगा? F31 ठीक है, ये हो गया F11 F12 F13।
ठीक है। अब तू F31 कैसे निकलेगा? अब देखो जो ये सरफेस है, 3 सरफेस जो है, अगर इसने 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इस सरफेस 3 ने इमिट करी, कुछ 2 पे जाएगी, कुछ 1 पे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? अब आपको देख के लग रहा होगा क्योंकि ये दोनों सरफेस प्लेट की लेंथ सेम है, ठीक है, दो और 20 डिग्री एंगल पर हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस 3 है, इन दोनों के सिमिलरिटी है नहीं है कि मतलब जो सरफेस 3 जितनी रेडिएशन एनर्जी इमिट यहाँ करेगा उतनी इस डायरेक्शन में भी करेगा नहीं करेगा? सिमिलरिटी है नहीं है? देखने पर लग नहीं रहा? देखने जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे ये ऐसे, ठीक है, देखो सिमिलरिटी है ना सर। मैं अगर मेरा जो सिर है वो अगर रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा तो ये जो हैंड है मेरा, ये मतलब एंगल मान लो और ये भी एंगल मान लो, इन दोनों फ्लैट प्लेट के सिमिलर है नहीं है? मतलब आधा इधर आधा इधर है नहीं? तो मैं जितनी इस साइड करूँगा उतनी इस साइड भी करूँगा, समझ गए? तो ऐसे ही ये भी है, ये भी इन दोनों को सेम व्यू से देख रहा है, जितना इसको देख रहा है उतना इसको भी देख रहा है। तो सिमिलरिटी मतलब कि मैं F13 इज इक्वल्स टू F31 इज इक्वल्स टू F13 इज इक्वल्स टू F32। जितना रेडिएशन एनर्जी ये यहाँ इमिट करेगा उतना ही यहाँ करेगा। F31 इज इक्वल्स टू F32, सिमिलरिटी, ठीक है। F31 इज इक्वल्स टू F32। अब देखो अगर मैं अब F32 है, F32 कैसे निकलेगा? अगर मैं F31 प्लस F32 प्लस F33 इज इक्वल्स टू 1, आएगा नहीं आएगा? F31 1 पे जितना रेडिएशन, 31 32 33, समझ गए? तो F31 इज इक्वल्स टू F32 है, F31 इज इक्वल्स टू F32, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स F31 हो गया प्लस F33 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से और F3 कितना है? F33 कितना है? F33 0 होगा। भाई ये फ्लैट प्लेट ही है, ये जो रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा तो इस सरफेस पे तो खुद पे नहीं आ रही ना, किसी भी डायरेक्शन में इमिट कर ले। जैसे F11 0 है वैसे F22 भी 0 होगा और F33 भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से F31 कितना आया? 0.5, F31 0.5 आ गया। अब मैं F13 निकाल लूँगा। F13 कितना होगा? F31 0.5 है, A3 ओवर A1, ठीक है। F31 हमको पता है 0.5 और एरिया अब निकालना है हमको A3 और A1 का। A3 का एरिया क्या? A1 का एरिया, A1 A3 ओवर A1, तो A1 का एरिया कितना होगा? जैसे लेंथ दे रखी है, विड्थ देखो, विड्थ तीनों की सेम होगी, तीनों फ्लैट प्लेट है, तो हम मान के विड्थ जो है वो जो उस डायरेक्शन में विड्थ है वो सेम होगी तीनों की। इसकी भी विड्थ मान ले मैंने W, इसकी भी W, इसकी भी W विड्थ। तो अगर मैं A1 का एरिया निकालूंगा तो लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि फ्लैट प्लेट है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। और A1 का एरिया आ गया। A3 का कितना एरिया आएगा? A3 का, तो A3 का निकालने के लिए एरिया पहले मुझे B निकालना पड़ेगा। इसकी लेंथ कितनी है? विड्थ तो W ही है, तो B कैसे निकलेगा? B निकलेगा कोसाइन लॉ से, ठीक है। आपने कोसाइन लॉ तो पढ़ा होगा, कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ पढ़ा है, जिसमें कहता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं एंगल A की बात करूं, cos A, एंगल cos A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर
कोसाइन एंगल ए, ट्रायंगल की बात होती है। ट्रायंगल में अगर मैं उस ट्रायंगल के एंगल ए की बात करूं तो वो होगा लेंथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो मैं अगर तो जो ये एंगल ए है उसके सामने वाली लेंथ, ठीक है। अब जैसे मैं एंगल 20 की बात कर रहा हूँ, 20 डिग्री की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ 20 डिग्री की, तो इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला वो माइनस में आता है, ठीक है। इस एंगल, ये जो मैं एंगल जैसे cos 20, तो इस 20 डिग्री के सामने कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, तो ये माइनस में आएगी और बाकी लेंथ प्लस में आएंगी। जैसे एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ये लेंथ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, यो 2 इंटू एल स्क्वायर, 2 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मुझे लेंथ बी निकालनी है, तो मैं यहाँ से बी स्क्वायर कैसे निकालूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर cos 20, ठीक है। अब यहाँ से 2l स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस cos 20, cos 20 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 20 को मुझे cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना है, मतलब cos 2 थीटा मतलब cos 2 इंटू 10 डिग्री, ठीक है। तो cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, अब देखो मुझे ये 1 जो है कैंसिल करना है। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मुझे ये 1 अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस, ये प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब 2 इंटू 10 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया 10 डिग्री, 10 डिग्री, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर 10 डिग्री आ गया, ठीक है। तो मैं b स्क्वायर है तो b का अंडर रूट लूँगा, तो यहाँ पर जाएगा 2l साइन 10, ठीक है, 2l साइन 10। तो b की वैल्यू आ गई, तो अब b की वैल्यू आ गई तो अब एरिया A3 निकल जाएगा, A3 का एरिया यहाँ पर A3 कितना आएगा, लेंथ कितनी है b, लेंथ कितनी है b, 2l साइन 10 डिग्री, विड्थ कितनी है w, विड्थ तो w ही रहेगी। अब यहाँ से f13 निकल जाएगा, f13 A3 कितना है 2l साइन 10 विड्थ डिवाइडेड बाय A1 कितना है लेंथ इंटू विड्थ, और F31 LW से LW कट गया तो F13 कितना आ गया, F13 कितना आ गया, साइन 10 की वैल्यू कितनी आ गई, F31 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो F13 की वैल्यू आ गई 0.1736। तो हमको F12 निकालना है, तो F12 कितना आएगा 1 माइनस 0.1736, कितना आया 0.826, समझे। तो जितनी F12 की वैल्यू होगी उतनी ही F21 की वैल्यू भी होगी, समझे। जितनी F12 की वैल्यू होगी
उतनी F21 की वैल्यू भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लेट हैविंग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये प्लेट है कोई, इसकी दो सरफेस हैं, फ्रंट साइड है बैक साइड है। ठीक है, इस और ये हैंगिंग है, ये जो वॉल है ना यहाँ से हैंग कर रखी है ऐसे करके। ठीक है, ईच साइड इज हैंगिंग इन द मिडिल ऑफ ए रूम, और प्रत्येक साइड का मतलब फ्रंट साइड का भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, बैक साइड का भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ईच साइड कह रखा है। सरफेस द प्लेट टेम्परेचर हमको दे रखा 800 केल्विन और उसकी इमिसिविटी 0.6 है। ठीक है, और टेम्परेचर इमिसिविटी वैल्यू हो तो सरफेस ऑफ द रूम, जो सरफेस है रूम का उसका टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है और इमिसिविटी 0.3 दे रखी है, और उसका जो सरफेस एरिया दे रखा है रूम का वो 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो रूम है हमारा 6 फेस होते हैं, तो उसका सरफेस एरिया टोटल 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमसे पूछा है टोटल हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेट, जो सरफेस है प्लेट की उससे कितना हीट लॉस होगा, टोटल हीट लॉस पूछा है। दो सरफेस है प्लेट की, हम एक सरफेस से हीट लॉस निकालेंगे तो दूसरी सरफेस से भी उतना ही होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल हीट लॉस आ जाएगा। तो मैं केवल एक सरफेस से हीट लॉस निकालूंगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर एजम्पशन लेंगे कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इज नॉट चेंज विद टाइम। टेम्परेचर जो 800 केल्विन है सर प्लेट का वो 800 केल्विन नहीं रहेगा, टाइम चेंज होता रहे उससे कोई मतलब नहीं, 300 केल्विन रहेगा। और सरफेसेज आर ग्रे एंड डिफ्यूज, और जो हमारी सरफेस है दोनों सरफेस ग्रे है और डिफ्यूज सरफेस है। ग्रे सरफेस के बारे में मैंने बता दिया है पहले, डिफ्यूज सरफेस के बारे में भी बता दिया है। टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2। अब देखो रेडिएशन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, मतलब फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर मैं 800 का 4 की पावर करूं तो कितना हाई एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी, और 300 का करूं कितना करेगा। पर इन कंपैरिजन टू 300 केल्विन जो 800 केल्विन वाला है वो ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हीट लॉस होगा। ठीक है, इस सरफेस से, तो जो नेट हीट लॉस होगा वो 1 - 2 होगा, क्योंकि टेम्परेचर T1 ग्रेटर दैन T2, तो नेट हीट लॉस जो होगा, नेट हीट एक्सचेंज जो होगा वो 1 - 2 होगा। अब दोनों की इमिसिविटी दे रखी है, दोनों ब्लैक बॉडी तो नहीं है, तो ब्लैक बॉडी नहीं है तो जो टोटल हीट लॉस होगा सरफेस प्लेट से वो इस सरफेस पे जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा, ये सरफेस कुछ रेडिएंट एनर्जी ये जो सरफेस रूम है ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, फ्रैक्शन में कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ फ्रैक्शन में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी वो द्वारा इस सरफेस पे आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो इस केस में एक टोटल व्यू फैक्टर आता है, जैसे नेट व्यू फैक्टर। ठीक है, जैसे हम इससे क्वेश्चन करते थे कि व्यू फैक्टर निकालो, तो उस केस में इमिसिविटी नहीं दी होती थी, तो हम ब्लैक बॉडी मान के चलते थे कि जो टोटल रेडिएशन इसने हीट लॉस किया है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। तो उस केस में फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग द सरफेस 1 दैट रीचेज सरफेस 2 इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय सरफेस 2, नॉट रिफ्लेक्टेड, नॉट सम पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो सम कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट उसने नहीं किया, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो व्यू फैक्टर था वो उसमें केस में हमारा 1 से 2 होता या 2 से 1 था, उसमें नेट नहीं, उसमें ठीक है नेट व्यू फैक्टर हमारा यही था 1 से 2, क्योंकि उसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। पर इमिसिविटी आने के बाद एक नेट व्यू फैक्टर आएगा जो सारे चीज़ों को कवर करेगा कि कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ, वो तो उसका एक अलग से फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ठीक है, वो आपने पढ़ रखा होगा सबने। ठीक है, तो इस केस में मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ नेट हीट ट्रांसफर लॉस का, वो आपको यूज़ करेगा कि कोई भी अगर सरफेस
किसी दूसरे सरफेस के स्पेस में है, मतलब उसके अंदर है, एनुलर है। जैसे कंसेंट्रिक सिलेंडर है, दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के अंदर फिट है टोटली, उसको बाहर वाले सिलेंडर ने पूरे अच्छे से कवर कर रखा है, पैक कर रखा है। ऐसे ही ये जो प्लेट है इसको इस कमरे ने पूरा पैक कर रखा है, पूरा पैक कर रखा है, मतलब कि उसके इनसाइड है। तो अगर कोई भी सरफेस किसी दूसरे सरफेस के इनसाइड है, टोटली पैक है, तो उस केस में हीट ट्रांसफर लॉस क्या होगा? तो उस केस में हीट ट्रांसफर लॉस Q12 बात कर रहा हूँ, क्योंकि हीट ट्रांसफर लॉस 1 से ज़्यादा होगा, 2 में कम होगा। तो जो नेट हीट ट्रांसफर लॉस होगा वो Q1 से 2 के बीच, 2 पर होगा, 1 से 2 की ओर नेट हीट ट्रांसफर लॉस वो होगा। और मैं केवल इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन नहीं, कोई भी एनुलर स्पेस है, कोई भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर है, पूरा टोटली कवर है उससे, जैसे कंसेंट्रिक सिलेंडर हो गया, और जैसे ये रूम का केस हो गया जिसमें रूम में ये सरफेस प्लेट अंदर है, और आप देखते हो कि जो छोटा बल्ब है और वो उतना बड़ा रूम है, वो भी एक एनुलर का कंडीशन हो गया। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो उसके लिए होगा सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/ε1 प्लस A1 ओवर A2 ε2 माइनस 1। ठीक है, तो इमिसिविटी दोनों की दे रखी है, और जो ये चीज़ है ना, ये हमारा व्यू फैक्टर है। जो हम व्यू फैक्टर F12 करके निकालते थे ना, कि F12 इक्वल्स टू 1, F21 F11 प्लस F12 इक्वल टू 1, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। तो उस केस में हम कोई इमिसिविटी नहीं दी होती थी, तो उस केस में हम व्यू फैक्टर वैसे निकालते थे कि हम मान लेते थे कि वो ब्लैक बॉडी है और सारा एब्जॉर्ब कर लिया होगा। पर इस केस में इमिसिविटी है, तो इसमें एक नेट व्यू फैक्टर आएगा जो ये निकल के आएगा। और इससे बड़ा ये तो हमने सिंपल टर्म में लिखा, इससे एक थोड़ा बड़ा करके इक्वेशन है जो वो नेट है, वो सब दिखाता है, पर मैंने केवल इस केस के लिए लिखा तो ये आ गया। तो इस केस में अब आप देखो ये, ठीक है, यहाँ पर जो एरिया दे रखा है A1 वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और A2 कितना दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो कहाँ 100 मीटर स्क्वायर और कहाँ 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो A1 का है बहुत कम है इन कंपेरिजन, एरिया ऑफ A1 इन कंपेरिजन टू A2 इज़ वेरी वेरी लेस, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो इस केस में अगर A1 बाई A2 करोगे ना, A1 बाई A2 मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 100, तो बहुत लेस आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। A1 का एरिया अगर कंपेरिजन टू A2 बहुत कम है तो ये 0 हो गया, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर A1 आता है, हाँ यहाँ पर A1 आएगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो उस केस में यहाँ पर जो नेट हीट ट्रांसफर लॉस होगा वो सिग्मा ε1 A1 T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 ये होगा। ठीक है, अब इस केस में व्यू फैक्टर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि व्यू फैक्टर यही व्यू फैक्टर है। अगर मैं वैसे करके निकालूँ F12 इक्वल्स टू 1, F22 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसे करके, तो वो व्यू फैक्टर जो था वो यही है व्यू फैक्टर, कि नेट व्यू फैक्टर हो गया। इसमें हमने इमिसिविटी भी का रोल भी ले लिया। अब उसमें क्योंकि इमिसिविटी हमें क्वेश्चन में नहीं दी होती थी, तो उसमें इमिसिविटी का कोई रोल ही नहीं था, तो उसमें हम सिंपल लॉजिकली वो चीज़ बात करते थे। तो Q12 आज यहाँ से सिग्मा ε1 A1 क्या आ गया। अब यहाँ से हम Q12 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, सिग्मा दे रखा है 5.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, ε1 हमको 0.6 दे रखा है, एरिया A1 का 10 टू दी पावर माइनस 3 और 800 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। क्योंकि जो नेट हीट लॉस होगा वो सरफेस 1 से सरफेस 2 की तरफ होगा, क्योंकि T1 ग्रेटर दैन T2 है, समझ गए। जो नेट हीट एक्सचेंज होगा। अब ये कितना आया देखो, ये आया
13.65 13.65 वॉट। ठीक है, अब 6.5 ले लो या 6 ले लो। ये तो मैंने बताया था मैं केवल एक सरफेस से भी निकाला हूँ, तो उस प्लेट की दो सरफेस है, फ्रंट साइड और बैक साइड, तो टोटल हीट लॉस कितना हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13.66 को, तो ये आएगा 27.32 वॉट। ठीक है, ये टोटल हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस प्लेट फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है।